जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज के लेक्चर में। आज दोस्तों 51 लेक्चर है, यानी कि आज 51वां लेक्चर है ये आपके यूपीएससी सिविल सर्विस आईएएस एग्जाम 2027 के लिए। और आज दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज 51 डे भी है, यानी कि कंटिन्यू हर दिन 2 बजे से पहले आपका लेक्चर आ जाता है। तो चलिए आज के लेक्चर की स्टार्ट करें। आज दोस्तों हमारा टॉपिक जो है, कल मैंने इंडस्ट्री पढ़ाया था और मैंने कहा था आज भी मैं इंडस्ट्री ही पढ़ाऊँगा, क्योंकि इंडस्ट्री इज अ मेजर थीम दैट इज ऑलवेज रिपीटेड इन सेवरल टाइम्स। तो चलिए जो है हम शुरुआत कर लेते हैं। ठीक है, ये जो है आपके सामने एक मीम है। तो देखिए दोस्तों, कल मैंने इंडस्ट्री के बारे में जब बात की थी तो मैंने आपको मेजर जो है अंडरस्टैंडिंग आपको इंडस्ट्री की दे दी थी। आज हम एनसीईआरटी से इंडस्ट्री को कवर करेंगे कि एनसीईआरटी से जो है इंडस्ट्री को देखते हैं। दोस्तों इंडस्ट्री होती क्या है, तो मैंने पहले बता दिया कि इंडस्ट्री में क्या होता है कि जो रॉ मटेरियल होता है वो आ जाता है और उसको प्रोसेस किया जाता है। तो इंडस्ट्री जो है वो सेकेंडरी एक्टिविटी में आती हैं, यानी कि प्राइमरी में आपका अगर एग्रीकल्चर आया, प्राइमरी में जो है रॉ मटेरियल आता है, तो सेकेंडरी एक्टिविटी में जो है आपकी इंडस्ट्री आती है, क्योंकि इंडस्ट्री में ही चीज़ को प्रोसेस किया जाता है। ये हम सबको भली भांति विगत है। और इंडस्ट्री जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं, ठीक है, दैट इज कंसर्न्ड विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, प्रोविजन ऑफ सर्विस। यानी कि ये क्या करती हैं, ये जो है इंडस्ट्री जो होती हैं ये इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं जो कंसर्न किससे होती हैं कि गुड्स का प्रोडक्शन कितना हो रहा, मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन कितना हो रहा, और सर्विसेज के बारे में प्रोविजन करती हैं। ठीक है, यानी कि इंडस्ट्री जो है वो एक प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, ये आप समझ जाइए। जैसे आयरन और स्टील इंडस्ट्री में क्या होता है, आयरन और स्टील इंडस्ट्री में जो है हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं गुड्स का। ठीक है, और कोल इंडस्ट्री में क्या होता है, कोल माइनिंग इंडस्ट्री में हम एक्सट्रैक्शन किसका करते हैं, यानी कि निकालते किसको हैं, कोल को निकालते हैं, कोयले को निकालते हैं। और टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो फंक्शन करती है जो सर्विस प्रोवाइडर। समझ रहे हो? तो ये दोस्तों आपको थोड़ा सा याद रखना है कि ये जो इंडस्ट्री है वो मैंने क्या बताया कि इंडस्ट्री सिर्फ इतना ही नहीं सीमित है कि प्राइमरी एक्टिविटी के अलावा सेकेंडरी, ये आपको नई बात पता चल रही होगी कि यहाँ पे सर्विसेज भी शामिल हो सकती हैं इंडस्ट्री में। ठीक है, इंडस्ट्री इज अ ब्रॉड टर्म, समझ रहे हो? इंडस्ट्री एक प्रकार की इकोनॉमिक टर्म है जो किसी भी प्रकार से अप्लाई हो सकता है। वो जो है गुड्स के प्रोडक्शन के लिए अप्लाई हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा आप सेकेंडरी एक्टिविटी को, जैसे आपके दिमाग में ये आ रहा होगा क्या सर प्राइमरी एक्टिविटी जो होती हैं वो इसमें आएंगी या सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में आएंगी। देखो बेटा, सेकेंडरी एक्टिविटी मैंने क्या बताया था, सेकेंडरी एक्टिविटी में मैंने क्या बताया था, सेकेंडरी एक्टिविटी मैंने बताया था कि वहाँ पे जो गुड्स हैं उसको प्रोसेस किया जाता है सेकेंडरी एक्टिविटी में। तो क्या सेकेंडरी एक्टिविटी इंडस्ट्री होती हैं? तो उसका जवाब है यस। लेकिन क्या सारी इंडस्ट्री सेकेंडरी एक्टिविटी होती हैं? तो उसका जवाब है नहीं। ये बात समझिएगा, समझ रहे हो? यानी कि जो है सारी जो इंडस्ट्री होती हैं वो सेकेंडरी एक्टिविटी नहीं हो सकती हैं, हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। लेकिन क्या सारी इंडस्ट्री सेकेंडरी एक्टिविटी हो सकती हैं? तो मैंने क्या बताया, नहीं हो सकती हैं और हो भी सकती हैं। लेकिन क्या सारी सेकेंडरी एक्टिविटी क्या जो है इंडस्ट्री हो सकती हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल यस। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि इंडस्ट्री इज अ ब्रॉड टर्म एंड इज अ ब्रॉड फिनोमेना दैट नॉट ओनली इंक्लूड्स ओनली द production of goods but only the extraction of minerals and provisions of services that I have example. For example iron and steel industry जो है वो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स से रिलेटेड है। ठीक है, अब इंडस्ट्री को क्लासिफिकेशन कर लीजिए। इंडस्ट्री on the basis of raw material can be classed in many category. For example, agro-based industry. Agro-based industry is those industry which use plant and animal based product as their raw material. जो plant और animal based जो product होते हैं उनको raw material के तौर पे यूज करें उनको हम agro-based industry कहते हैं। जैसे फूड प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग में क्या होता है, फूड प्रोसेसिंग में यही तो होता है, जैसे मान ली मछली है या कुछ भी है तो उसको बना करके जो प्रोसेस करके बढ़िया से जो बना करके उसको बेचते हैं, या प्लांट से जो है कुछ प्रकार की चीज़ें बना करके बेचना। तो ये जो है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का एग्जांपल है। वेजिटेबल ऑयल, तो वेजिटेबल ऑयल क्या है, वो भी तो एक प्रकार का प्रोडक्ट ही है, प्लांट से ही तो सब निकला था ना, जो पौधे होते हैं उन्हीं से तेल निकलता है ना। कॉटन टेक्सटाइल पौधों से ही आया है, यानी कि प्लांट से ही आता है। डेयरी प्रोडक्ट एनिमल प्रोडक्ट है। और लेदर इंडस्ट्री एनिमल के आधार पर बेस्ड है। लेदर इंडस्ट्री के लिए कौन जाना जाता है, कानपुर। ठीक है, मेरा कानपुर। तो लेदर इंडस्ट्री, और ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, इंडस्ट्री को जो है एक प्रकार से और क्लासीफाई किया जा सकता है जिसको कहते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। इसमें रॉ मटेरियल को यूज किया जाता है मिनरल ओर्स के तौर पे। रॉ मटेरियल के तौर पे किसको यूज किया जाता है, मिनरल ओर्स को। मिनरल ओर्स क्या होते हैं,
तो मैं आज आपको बता दूं कि आप 51 लेक्चर में हो। आप समझ रहे हो कितना आप छोड़ के आए हो? तो पहले सारे लेक्चर देख के आओ, हमने और बोर सब पढ़ा रखा है, ठीक है। तो मिनरल ओर को जो रॉ मटेरियल के तौर पे यूज करें उनको हम कहते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। प्रोडक्ट्स ऑफ दीज इंडस्ट्री आर यूज बाय अदर इंडस्ट्री, और इन प्रोडक्ट इंडस्ट्री के जो प्रोडक्ट हैं वो अदर इंडस्ट्री के द्वारा यूज किए जाते हैं। जैसे आयरन मेड, आयरन कहाँ से बनाया जाता है? आयरन बनाया जाता है आयरन ओर से, ठीक है। तो ये आप क्या देख रहे हो कि मिनरल यहाँ पे क्या था? आयरन ओर थी, उससे क्या निकला? आयरन निकला, ठीक है। तो रॉ मटेरियल के तौर पे उसमें क्या था? आयरन ओर था, ठीक है। तो इसमें जो है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री होती है जहाँ से हम आयरन ओर से मिनरल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, ठीक है। जैसे हैवी इंडस्ट्री, बिल्डिंग मटेरियल, रेलवे कोच, दीज आर ऑल द टाइप्स ऑफ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, ठीक है। और अगर हम बात करें, जैसे हमने देखो लोहे का प्रयोग किसमें किया? लोहे का प्रयोग किया हमने रेलवे कोच बनाने में, देखो आयरन ओर से हमने लोहा निकाला, ठीक है। और लोहे को हमने कहाँ प्रयोग किया? तो हमने प्रयोग किया रेलवे के कोच बनाने में, बिल्डिंग मटेरियल बनाने में। तो और जैसे सरियाँ जो होती हैं, जो डाली जाती हैं मकान में, तो वो लोहे का तो होती हैं शायद। और हैवी मशीनरी, ठीक है, हैवी मशीनरी। मरीन बेस्ड इंडस्ट्री, दिस इज आल्सो अ टाइप ऑफ इंडस्ट्री, जिसमें क्या होता है कि हम सी और ओशियन से जो है रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट करते हैं। जैसे सी फूड, भारत जो है सी फूड में नंबर 1 पे शायद आता है, ठीक है। और तो मैन्युफैक्चरिंग फिश, ठीक है, फिश पालन, मछली पालन, तो ये सब क्या है? ये मरीन बेस्ड इंडस्ट्री है, मतलब पूरा जो है पानी पे टिकी हुई है। फिर एक और इंडस्ट्री का टाइप होता है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, इसमें क्या होता है? फॉरेस्ट जो प्रोड्यूस होता है उसको रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इसमें जो है फॉरेस्ट से देखो क्या बनता है? पल्प, पेपर, फार्मास्यूटिकल, फर्नीचर, बिल्डिंग, फॉरेस्ट से तो मिलता है ना। साइज के आधार पे भी इंडस्ट्री कई टाइप्स की होती हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कल आपको बताया था मीडियम स्केल और एमएसएमई वाला जब बताया था, तो वहाँ मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो इसको एनसीईआरटी से आप ना पढ़ो, उसको जो है मैंने आपको कल जो बताया था वो अपडेटेड था, ठीक है। एनसीईआरटी में पुराना डेटा है। मैंने कल वाले लेक्चर में जो आपको इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन किया था कि स्मॉल इंडस्ट्री, लार्ज इंडस्ट्री, मीडियम इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्री, तो उसका क्लासिफिकेशन जो मैंने कल बताया था इन्वेस्टमेंट के आधार पे और टर्नओवर के आधार पे, दैट इज करेक्ट, ठीक। तो कल वाले लेक्चर को देखो जाकर के। ऑनरशिप के आधार पे भी जो इंडस्ट्री को 3 पार्ट में बांटा जाता है। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री कल बताया था, इसको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री जो जिसका 51% शेयर किसके पास हो? किसी प्राइवेट इंडिविजुअल या किसी ग्रुप ऑफ कंपनी के पास होता है, उसको हम कहते हैं प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री। और इसमें जैसे आपके आते हैं टाटा स्टील, रिलायंस इंडस्ट्री, इन्फोसिस, दीज आर ऑल प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री। Public sector industries are those industry in which the share of the government is 51% और operated by the government. फॉर एग्जाम्पल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसको आप HAL कहते हो, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको आप सेल कहते हो। ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री कौन होती हैं? जो ऑन और ऑपरेट की जाती हैं स्टेट और इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ कंपनी के द्वारा साझेदारी में, शेयरिंग करके। जैसे मारुति उद्योग लिमिटेड, ये एग्जाम्पल है ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री का। फिर मैंने कल आपको बताया था कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री, जिसमें क्या होता है कि ऑन और ऑपरेट की जाती हैं बाय द प्रोड्यूसर और सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि जो सप्लाई कर रहे हैं, जैसे अमूल ले लीजिए, तो रॉ मटेरियल जो सप्लाई कर रहे हैं, दूध, मिल्क, ठीक है, तो सबकी वो होती है, कोऑपरेटिव होती है, सहकारिता होती है। और दैट इज योर फंडामेंटल राइट, एंड दिस अमेंडमेंट केम इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011, ठीक है। दिस इज योर फंडामेंटल राइट टू एस्टैब्लिश अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, तो मैंने आपको कल ही बताया था।
कल वाले चैप्टर में ये आपको पढ़ा चुका हूँ कि कौन से फैक्टर जो है इंडस्ट्री को अफेक्ट करते हैं। तो कल के लेक्चर को देखो जा करके। फिलहाल मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, क्योंकि आज मैं एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ, कल मैंने अपनी तरफ से पढ़ाया था। तो जैसे रॉ मटेरियल, ठीक है, कच्चा माल पता था इंडस्ट्री के पास नहीं है तो ट्रांसपोर्ट तुम्हारा ज़्यादा लगेगा। पता चला कच्चा माल आ रहा है बहुत दूर से, तो कच्चा मटेरियल जहाँ पे हो वहीं पे इंडस्ट्री बनाओ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जैसे फिल्म सिटी है तो मुंबई में ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कच्चा माल यानी कि वहाँ पे एक्टर मौजूद है तो पूरा हब है, तो वहाँ पे जो है फिल्म इंडस्ट्री फलेगी। लैंड, समझ रहे हो, जहाँ पे जो है लैंड जो है आपको ठीक ठाक मिल जाए, ठीक है, तो उसको भी देखना चाहिए। वाटर, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, जैसे नदी हो या झरना हो, झील हो, लेक हो। जैसे अमेरिका में देख लीजिए तो लेक के आसपास ही सारी नदियों के आसपास ही इंडस्ट्री होनी चाहिए, क्योंकि नदियों को गंदा भी करना है। फिर लेबर, तो लेबर भी जो है सस्ता या फिर जो है उचित स्किल्ड लेबर मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि लेबर ही नहीं मिल रहा है, पता चला इंडस्ट्री खोल ली हो, ठीक है, तो फिर मनमांगी कीमत देनी पड़ेगी। पावर, ऊर्जा भी होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए पता चला रातों रात बिजली नहीं आती है, ठीक है, तो बिजली नहीं आएगी तो कैसे काम बनेगा। तो बिजली की भरपूर पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। कैपिटल, सबसे बड़ी बात है पैसा ही होना चाहिए, पूंजी। अगर पूंजी नहीं होगी तो कैपिटल ही नहीं होगा तो फिर का इंडस्ट्री चलाओगे, समझ रहे हो, ये तो पहली मतलब नींव है। और ट्रांसपोर्ट, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है लॉ अच्छे होने चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए पता चला तुम एकदम बनाए हुए हो जंगल राज तो फिर कोई नहीं आएगा तुम्हारे यहाँ इंडस्ट्री खोलने, क्योंकि बिजनेस वाले जो लोग होते हैं उनको चाहिए होती है सिक्योरिटी। और तुम पता चला वहाँ पे जंगल राज बनाए हुए हो तो फिर जो है तुम्हारे यहाँ कोई बिजनेस करने नहीं आएगा। जब बिजनेस करने नहीं आएगा तो जो है ग्रोथ नहीं होगी आपके यहाँ, क्योंकि आपको नौकरी नहीं दे पाओगे। जब नौकरी नहीं दे पाओगे तो आपकी सरकार गिरेगी, सिंपल सी बात है। दैट्स वाई इंडस्ट्री आज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी ऑफ द स्टेट, समझ गए। बिहार में आज तक क्यों नहीं ज़्यादा इतना फ्लरिश हो पाया, उसके पीछे रीजन ही है, जब जंगल राज बना के रखोगे तो जिंदगी में इंडस्ट्री नहीं लगेगी। साउथ में देख लीजिए इंडस्ट्री कितना लगती है, उसके वजह रीजन है कि वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ये चीज़ होती है। तो लॉ भी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट तो इंपॉर्टेंट होता ही, पता चला रोड ही नहीं है, समझ रहे, पता चला रास्ते में गिर पड़ा सब माल, तो रोड होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है। और आज तो एक इंटरनेट कनेक्टिविटी ये भी होनी चाहिए आज के ज़माने में, तो ठीक है। तो कुछ भी आए मतलब लिख दो, जोड़ दो जा करके, ठीक है। मार्केट, पता चला तुम माल तो बना ले रहे हो, मार्केट जो है ही नहीं, तो मार्केट होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात है। बनाए किस लिए रहे हो, बेचने के लिए बना रहे हो तो मार्केट होनी चाहिए एकदम, ठीक है। अब देखिए इंडस्ट्रियल सिस्टम में क्या क्या चीज़ें लगती हैं, तो किसी भी इंडस्ट्रियल सिस्टम में 3 चीज़ें लगती हैं, एक तो इनपुट, एक प्रोसेस, एक आउटपुट। ऐसे ही कंप्यूटर भी होता है, ठीक है, वो उसमें भी जो है एक इनपुट होता है और उसको प्रोसेस करने वाला सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एंड द आउटपुट। उसी प्रकार से इसमें भी है आईपीओ, इसको शॉर्ट में आईपीओ याद रखा करो। लेकिन ये आईपीओ डिफरेंट है जो स्टॉक मार्केट का होता है, वहाँ पे होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है, उसको इंडियन इकोनॉमी पढ़ाएंगे। ये आईपीओ अलग है, मतलब शॉर्ट कर मैंने बताया तो उसको याद कर लो। इनपुट का मतलब होता है जिसमें रॉ मटेरियल आपको चाहिए होता है, कच्चा माल, ठीक है, लेबर चाहिए होगा, और कास्ट ऑफ लैंड, कितनी लैंड। देखो बुद्धिमानी का सौदा यही होता है कि आप या तो लैंड परचेज कर लें, और नहीं परचेज कर रहे हैं तो बहुत से लोग रेंट पे चलाते हैं। जैसे बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी आप देखोगे अक्सर रेंट ही चलती हैं, समझ रहे हो, रेंट पे ही लोग चलाते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई पैसा इन्वेस्ट कर दिया, मान लो आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ले ली, ठीक है, मूर्ख मतलब उसको अगर देखा जाए है तो प्रॉफिट का सौदा। लेकिन जब आपको नहीं पता है कि यहाँ पे पता चला कितने दिन इंडस्ट्री चलेगी नहीं चलेगी, तो मोस्टली केसेस में लोग क्या करते हैं, रेंट पे ले लेते हैं। इसलिए आप देखिएगा बड़े बड़े जितने भी हाउसेस होंगे वो सब रेंट पे चलाते हैं, पूरा किराए पे चलता है, समझ रहे। आप बैंकों का सबसे बढ़िया सिस्टम ले लीजिए, बैंक कोई भी जो है अपना प्रॉपर्टी नहीं बैंक का होता है, बैंक सब रेंट पे ही चलाते हैं, और बैंक कितना प्रॉफिट में रहते हैं आपको भली भांति पता है। ये चीज़ आपको समझनी है कि यही अच्छा होता है। लेकिन हाँ, प्रॉपर्टी की अलग कीमत होती है, लेकिन इनका पर्पज बिजनेस चलाना है, ना कि प्रॉपर्टी से रियल एस्टेट में पैसा कमाना है। यहाँ पे डिस्टिंक्शन आप समझिए दोनों चीज़ों में। इनका पर्पज ये थोड़े ना कि हमें पैसा कमाना है प्रॉपर्टी से। हाँ, अगर पैसा आपको कमाना है तो प्रॉपर्टी इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट, समझ रहे हो, ये चीज़ है। तो इनपुट मैंने क्या बताया, रॉ मटेरियल, लेबर, कास्ट ऑफ लैंड, ट्रांसपोर्ट कितना है, ठीक है, ये इनपुट होना चाहिए। ट्रांसपोर्ट, पता चला ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही नहीं है, रोड ही नहीं है। पावर, बिजली होनी चाहिए, और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर मान सकते हो। प्रोसेस में क्या होता है, तो इसमें जो है रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट किया जाता है। अब रॉ मटेरियल का फिनिश गुड प्रोडक्ट का मतलब, फिनिश प्रोडक्ट का मतलब जिसको फर्दर जो है आप कुछ नहीं बना सकते हो। फिनिश गुड मतलब फाइनल प्रोडक्ट। जैसे मान लो पार्ले जी अगर बन गया तो बन गया, मतलब उसको खाओ,
ये नहीं कि अब पता चला उसका तुम, हालांकि करने वाले तो कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है, मतलब फाइनल गुड, फिनिश गुड। आउटपुट क्या होता है? आउटपुट होता है एंड प्रोडक्ट, जिससे इनकम हमें प्राप्त होती है, ठीक है। फिर इनकम भी कई प्रकार की होती है, जिसको हम कब पढ़ाएंगे? इंडियन इकोनॉमी में। आज क्या पढ़ रहे हैं? इंडस्ट्री। आज पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी। तो हमारा जो चश्मा है आज वो ज्योग्राफी वाला लगा हुआ है, ठीक है, इसलिए वो नहीं बता रहे। और अब देखिए इंडस्ट्रियल रीजन की अगर बात करें तो पूरी दुनिया में जो है, अगर आप इंडस्ट्रियल रीजन आस पास कर दोगे, पास पास कर दोगे, तो उससे प्रॉक्सिमिटी से जो है उसके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। कल मैंने आपको बताया था एग्लोमरेशन, याद है? कल बढ़ाया था कि अगर पास पास इंडस्ट्री कर दोगे तो उसके बहुत शेयर्ड बेनिफिट होते हैं। जैसे मान लो बहुत सारी इंडस्ट्री एक ही पास में है तो पैसा शेयरिंग हो जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग हो जाता है, काफ़ी चीज़ें शेयरिंग हो जाती हैं, तो उसके बहुत मेजर बेनिफिट होते हैं। जैसे मेजर इंडस्ट्रियल रीजन वर्ल्ड के अगर आप देखोगे तो ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, कल मैंने पढ़ाया था, कल मैंने डिटेल में बताया था इसको। आज तो मैं इसे एनसीईआरटी के बेस पे बता रहा हूँ, कल मैंने डिटेल में पढ़ाया था। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, आज 51 लेक्चर है, यानी कि 51वां लेक्चर है, तो आप सोचिए कितना पीछे हैं। बीच क्लास में नहीं घुसा जाता है, पहले पे जाओ। ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, कल मैंने बताया था कि रूर वैली, राइन रिवर, ठीक है। और ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे 5 झीलें हैं, ठीक है, और उसके कारणवश जो है वहाँ पे ट्रांसपोर्ट ईजी हो जाता है, ठीक है। अपलाचिन में जो है कोयला मिलता है अच्छा क्वालिटी का, एंथ्रेसाइट टाइप ऑफ कोयल, ठीक है। वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप में मैंने आपको कल बताया था कि राइन और रूर, ठीक है, वहाँ पे बढ़िया से इंडस्ट्रियल क्यों वहाँ पे डेवलपमेंट हो पाया? क्योंकि आयरन है, लोहा है, ठीक है, और जो है कोयला है, तो बढ़िया इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कहाँ हुआ? यूरोप में हुआ, समझ रहे हो? और ईस्टर्न यूरोप की बात कर लो, ईस्टर्न यूरोप भी जो है काफ़ी जो है जाना जाता है इंडस्ट्रियल रीजन के लिए, जैसे यूक्रेन हो गया, रसिया हो गया, ठीक है, तो ये है ईस्टर्न यूरोप में आ जाते हैं। ईस्टर्न एशिया की बात कर लो, ईस्टर्न एशिया में कौन आता है? तो ईस्टर्न एशिया में कल मैंने आपको बताया था जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, सिंगापुर हो गया, और हांगकांग हो गया, और इंडिया में, इंडिया मत मानो, इंडिया ना मानो, क्योंकि इंडिया ईस्टर्न एशिया में नहीं आता है, इंडिया आता है साउथ एशिया में, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया? जापान, साउथ कोरिया, ताइवान और हांगकांग और सिंगापुर, ठीक है, तो ये आपके आ गए ईस्टर्न एशिया में। सिंगापुर की बात की जाए तो उसको साउथ ईस्ट एशिया में रखो, ईस्टर्न एशिया में ना रखो, ठीक है। तो अब देखिए आगे देखिए, दीज रीजन्स आर टिपिकली लोकेटेड इन टेम्परेट जोन। एक बात और याद रखिएगा कि जितने भी जोन आप देख रहे हो ये सब टेम्परेट में है। टेम्परेट बोले तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर और आर्कटिक सर्कल के बीच का जो एरिया होता है, अगर तुम्हारे खोपड़ी में नहीं चल रहा है तो पिछले लेक्चर देख के आओ, हम हजारों बार बता चुके हैं टेम्परेट जोन, ठीक है। तो ये सब टेम्परेट जोन में ही रीजन आपने देखे। सी पोर्ट के पास होना चाहिए, मतलब समुद्र में अगर पोर्ट पास होगा, ये भी एक फैक्टर है, सी पोर्ट भी पास होना चाहिए। पता चला जो है तुम बाहर भेजना है, अगर बाहर एक्सपोर्ट करना है, सी पोर्ट पे ले जाने में बहुत ताकत लग रही है, बहुत पैसा लग रहा है, पास होना चाहिए सी पोर्ट। और कोल फील्ड के पास होने चाहिए, जहाँ पे कोयले की खदानें हो वहीं पे पास में खोल लो, जैसे जमशेदपुर, टाटा, ठीक है। तो जमशेदपुर में क्यों खोला? क्योंकि कोयला वहाँ पे अच्छा खासा है, झरिया, धनबाद और वो क्या उसका नाम है, ठीक है, झारखंड में जगह है। और ये चीज़ हो गई। आगे बात करो इंडिया की, अगर बात की जाए तो इंडिया के पास बहुत सारे रीजन है, जैसे मुंबई पुणे क्लस्टर, ठीक है, तो ये पूरा इंडस्ट्रियल रीजन है। बेंगलोर तमिलनाडु रीजन, हुगली रीजन का मतलब होता है जो केमिकल इंडस्ट्री है वेस्ट बंगाल की, हुगली तरफ, जो हुगली रिवर है ना उधर ही तरफ, और कॉटन टेक्सटाइल, जूट टेक्सटाइल, ठीक है। तो ये सब हुगली नदी, हुगली दरअसल वो गंगा जो नदी है, इसी को जो है वेस्ट बंगाल में हुगली कह देते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और फिर आगे चलकर ये वेस्ट बे ऑफ बंगाल में डेल्टा बनाती हुई गिर जाती है, ठीक है। अगला है अहमदाबाद बड़ौदा रीजन, ठीक है, बड़ौदा आपको पता है कि अहमदाबाद बड़ौदा, ठीक है, तो ये भी जो है इंडस्ट्रियल रीजन है। और छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट, तो ये जो है मेघालय में हो गया। विशाखापट्टनम गुंटूर बेल्ट, ये आंध्र प्रदेश आपका हो गया। गुड़गांव दिल्ली मेरठ, तो गुड़गांव दिल्ली मेरठ ये भी जो इंडस्ट्रियल रीजन है पूरा। उसके बाद कोल्लम और तिरुवनंतपुरम ये हो गया आपका केरला में, ठीक है। तो ये सारे इंडस्ट्रियल रीजन है भारत में। और इंडस्ट्रियल डिजास्टर क्या होता है? इंडस्ट्रियल डिजास्टर होता है इंडस्ट्रीज एक्सीडेंट, या कोई मान लो कोई घटना हो गई, टेक्निकल फेल्योर हो गया, या इररिस्पॉन्सिबल हैंडलिंग हो गई। जैसे सबसे बड़ा उदाहरण इसका है चेरनोबिल का शायद जो घटना है वो यूक्रेन में हुई थी, और वो न्यूक्लियर डिजास्टर था। जैसे अभी आपने थोड़े दिन पहले देखा कुंदकुलाम, ठीक है, तमिलनाडु तरफ शायद कोई है, ठीक है, उस न्यूक्लियर प्लांट में क्या हुआ, डेटा ब्रीच हो गया,
समझ रहे हो? आप समझिए कितनी बड़ी बात है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट का अगर डेटा ब्रीच हो रहा है भारत का, तो कितनी बड़ी खतरे की बात है। आप समझ रहे हो? न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर का मतलब होता है आप आग के गोले पे बैठे हुए हो, समझ रहे हो? जो यूक्रेन जो है उसका चेरनोबिल का डिजास्टर आपने देखा कि आज भी वो चेरनोबिल उठ नहीं पाया है। और जैसे एक और भारत का घटना थी वो कार्बाइड वाली केस, जो मध्य प्रदेश का केस था, ठीक है, जिसमें जो है गैस लीक हो गई थी कोई। ऐसे एक नहीं जाने कितने डिजास्टर हैं जो हो चुके हैं, ठीक है। तो और कौन सी बात कर लो, और सबसे बड़ा डिजास्टर तो दुनिया का वही था, हिरोशिमा और नागासाकी। देखिए, तो इंडस्ट्री में कोई भी एक्सीडेंट हो जाए या कोई डिजास्टर हो जाए किसी टेक्निकल फेल्योर से या इररिस्पॉन्सिबल हैंडलिंग से या हजार्डस मटेरियल से, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल डिजास्टर, ठीक है। जैसे भोपाल में एक घटना हुई थी 3 दिसंबर 1984, ठीक है, रात के 12:30 बजे। और इसमें क्या हुआ था कि एक टेक्नोलॉजिकल जो है एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें जो है हाईली पॉइजनस जहरीली गैस थी जिसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। ये गैस जो है, और ये गैस के साथ साथ हाइड्रोजन साइनाइड और अदर जो है गैसें, देखो गैस होती तो रिएक्शन करती फिर उसमें बनता जाएगा, तो लीक हो गई थी, ठीक है, फैक्ट्री में, जिसका नाम था यूनियन कार्बाइड। और उसके कारण बस क्या हुआ था कि कई लोग सोते रह गए थे और मर गए थे, ठीक है। तो ये घटना को कभी आप सर्च कीजिएगा, 3 दिसंबर 1984 की घटना है, जिसमें 2 गैसें थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड एंड हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि इसको हम इंडस्ट्रियल डिजास्टर का नाम देते हैं। दिस इज अ इंडस्ट्रियल डिजास्टर। रीजन क्या होता है? टेक्निकल फेल्योर होती है या फिर जो है इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर होता है। इररिस्पॉन्सिबल को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जब फैक्ट्री के मजदूर से आप 12-12 घंटे काम कराओगे, उन्हें कंटिन्यू लगाओगे, तो कुछ ना कुछ ऐसी गलती होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि कैपिटलिज्म का पहले ही काम है खून चूस लो। खून चूस लो मतलब जितना हो सके उतना प्रॉफिट कमाओ। और फिर ये कैपिटलिस्ट कहते हैं कि पैसा हमने कमाया। तुमने गरीबों का खून चूस के पैसा कमाया है, तुमने उनके अधिकार मार के पैसा कमाया है, तुमने उनको कभी पूरा पैसा इसलिए नहीं दिया ताकि कल वो ऐसा ना हो कि पटरी पे आए नहीं। तो मजदूरों के जो है पैसे मार मार के ये रईस जो है अमीर बनते हैं, ठीक है। उनका पेट काट काट कर अमीर बनते हैं, उनको उतना ही पैसा देते हैं जितने से उनका घर चल जाए, क्योंकि सरप्लस दे दिया तो कल से आएंगे नहीं, घूमने निकल जाएंगे, तो उनकी फैक्ट्री नहीं चल पाएगी। और फिर ये बाद में कहते हैं पैसा हमारा है, तुम्हारा पैसा कहाँ से है? तुम्हारा पे काम ना करते तुम्हारा पैसा ही नहीं आता, ठीक है। तो ये चीज़ समझा करो, तुम्हारे ऊपर ही फैक्ट्री चलती है, उनके ऊपर फैक्ट्री नहीं चलती है, ठीक है। तो ये चीज़ है। आगे देखिए, रिस्क प्रोडक्शन नहीं, रिस्क रिडक्शन मेजर मतलब हम रिस्क को कैसे कम कर सकते हैं। पहला तो रिस्क करने का तरीका ये है कि प्रॉपर जो कोड ऑफ कंडक्ट, जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो जैसे अभी देख लीजिए, अभी जो बनाए गए हमारे देश में 4 लेबर रिफॉर्म किए गए, ठीक है। अब वो देखो लेबर रिफॉर्म तो बहुत अच्छे से हो गए हैं, लेकिन उसमें देखो उसका लेबर रिफॉर्म का कोई फायदा नहीं है। दुनिया की बड़ी बड़ी बातें सब घुसेरी गई हैं, लेकिन उसमें है कुछ नहीं। अगर इतना ही तुम्हें सगा है, अगर तुम्हें इतना ही तकलीफ अगर चिंता है लोगों की, तो सिंपल सा उसमें प्रोविजन एक डाल दो कि मिनिमम वेज इतनी मिलेगी पर डे। कहीं कोई प्रोविजन नहीं है, कुछ नहीं, मतलब एक्सप्लॉइट करो, खूब शोषण करो, खूब अत्याचार करो। ये उनको भी पता है, सरकार में बैठे हुए लोगों को। और सरकार के बैठे हुए लोग होते किसके हैं? इन्हीं लोगों के, ये पूंजीपति लोगों के होते हैं। ये बात तुम्हें जिस दिन समझ आ जाएगी तुम्हें खेल समझ आ जाएगा, समझ रहे हो। और तुम्हें यहाँ पे लगता है कि नहीं बहुत कुछ होता होगा, समझ रहे हो। ये उन्हीं के होते हैं, उन्हीं से पैसा मिलता है, सब कुछ मिलता है। तो वो कभी तुम्हारे लिए प्रोविजन नहीं करेंगे, वो कभी नहीं लिखेंगे कि मिनिमम वेज इतनी होनी चाहिए। खूब एक्सप्लॉइट करो, खूब शोषण करो, गरीबों को लूटो, खाओ। तो देखिए, रिस्क रिडक्शन मेजर क्या है? पहला मेजर है डेंसली पॉपुलेटेड जो रेजिडेंशियल एरिया है, वो जो है काफ़ी दूर होने चाहिए इंडस्ट्रियल एरिया से। यानी कि इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो काफ़ी दूर हो रेजिडेंशियल एरिया से, जहाँ लोग रह रहे हैं उसको दूर बना दो, ठीक है। फिर people staying in the vicinity of the industry should be aware of the storage of the toxins or the hazardous substances and their possibility effects in the case an accident occurs। यानी कि लोगों को जो है जानकारी होनी चाहिए कि जो भी काम उस फैक्ट्री में होता है वहाँ पे किस प्रकार के टॉक्सिक सब्सटेंस और द हजार्डस सब्सटेंस जो है वहाँ पे यूज किए जाते हैं। यानी कि जहरीले पदार्थ कितने जो है वहाँ पे यूज होते हैं, उनके केमिकल कौन से यूज होते हैं, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। साथ ही में क्या होता है कि हर देखो जैसे क्या होता है कि हर व्यक्ति का एक्सपायरी डेट होता है, हर चीज़ का दुनिया में एक्सपायरी डेट होता है, ठीक है, सबका होता है। ऐसे क्या होता है कि इसका भी कोई एंटीडोट होता होगा, ठीक है, जैसे केमिकल है तो उसका पहले से मेजर करके रखो कि इस कंपनी में अगर ये होता है तो कहीं अगर कुछ हो जाए तो हम पहले से उसका एंटीडोट तैयार करके रखें, ठीक है। तो इससे हम कहीं ना कहीं बचा सकते हैं लोगों को। अभी लापरवाही होती है प्रशासन की, समझ रहे हो। और जनता हमारे देश की इतनी मतलब भोली है कि उसको लगता है कि सब गलती हमारी है, सब मेरी गलती है।
और दो चार उसमें गुरु घंटाल मिल जाएंगे तो वो बताएंगे कि तुम्हारे कर्मों का दोष है, समझ रहे हो। और स्टेट एकदम सीधा सीधा बच जाएगा, राज्य एकदम सीधा सीधा बच जाएगा। हमारे देश में जनता को सवाल ही करना नहीं आता है, वो हुक्मरानों को समझते हैं कि वो राजा है। राजा तुम हो, वी द पीपल ऑफ इंडिया। फायर वार्निंग एंड फायर फाइटिंग सिस्टम, यानी कि जो आग लगने वाले जो अग्निशामक यंत्र होते हैं, जिसको फायर एक्सटिंग्विशर शायद आप कहते हो, तो वो तैयार होने चाहिए, बढ़िया होने चाहिए, व्यवस्था उसकी होनी चाहिए, ठीक है। स्टोरेज कैपेसिटी जो टॉक्सिक सब्सटेंस की है वो लिमिटेड होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्टोरेज कैपेसिटी से ज़्यादा आप जो है उसको रखते हो केमिकल को, उतना ही रखो जितना यूज हो, ज़्यादा नहीं रखने की जरूरत है, पता चला कुछ एक्सीडेंट हो जाए। और काफ़ी सेफली हैंडेड होने चाहिए, पूरी स्टैंडर्ड प्रोसीजर होना चाहिए, उसको फॉलो किया जाए। और बहुत ही माइन्यूटली, जैसे हमारे देश में सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल डिजास्टर होने की घटना के पीछे कारण क्या है, जैसे आप देखोगे अभी एक घटना हुई थी आंध्र प्रदेश में, एक तमिलनाडु में हुई थी। उसके पीछे मेन जो कारण है हमारे देश में, सबसे बड़ा कारण है कि इंस्पेक्टरों की कमी है। हमारे देश में इंडस्ट्रियल रीजन को मॉनिटर करने के लिए इंस्पेक्टर्स नहीं है, पर्याप्त नहीं है, उसको इंस्पेक्ट करने वाला कोई नहीं है। और अगर है भी तो उसमें एक दिक्कत ये भी हमारे देश में आती है कि हमारे देश में डेटा जो है वो अलग अलग लोग अलग अलग मिनिस्ट्री के पास रहता है, इससे डेटा सिंक्रोनस नहीं हो पाता है, तो हमें उसका ऑथेंटिक रियल टाइम एप्लीकेशन ही नहीं हो पाता है, हम उसको समझ नहीं पाते हैं कि इंडस्ट्रियल दरअसल डिस्प्यूट्स कल चल कहाँ पे रहे हैं। तो अगर इन दो चीज़ों को सरकार का सॉल्व कर लेती है, पहला चीज़ डेटा को एक सिंक्रोनस एक सिस्टम पर लेकर के आओ, इंडस्ट्री का जितना भी डेटा है। दूसरा चीज़, जो हमारे देश में इंस्पेक्टर हैं उनकी पद भरे जाएँ जो इंडस्ट्रियल रीजन को मॉनिटर करें, तो इससे कहीं ना कहीं जो एक्सप्लॉयटेशन वर्कर्स का होता है और कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स होते हैं इंडस्ट्रियल रीजन्स पे होते हैं, उनके अगर हम कंटिन्यू ऑडिटिंग करते रहेंगे, ऑडिटिंग का मतलब है कि ऐसे नहीं कि पैसा लिया ऑडिटिंग हो गई, समझ रहे हो, कायदे की ऑडिटिंग, उनकी अकाउंटेबिलिटी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निर्धारित की जाए, अगर गलती होती है तो उनको जो है सजा दी जाए। तो इस प्रकार के प्रावधान अगर होंगे तो भी जो हमारे देश में किसी प्रकार से इंडस्ट्रियल डिजास्टर या इंडस्ट्रियल किसी प्रकार नई चीज़ें होंगी, ठीक है। तो अगली बात की जाए पॉल्यूशन, पॉल्यूशन को जो है डिस्पर्स करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, समझ रहे, मतलब जैसे मान लीजिए एक हमारे देश में होता है कि कंपनीज एक्ट 1956 एंड कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग होता क्या है कि क्या बता रहा था, हाँ, होता क्या है कि हर कंपनी की जिम्मेदारी होती है CSR करना। CSR का मतलब होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसका मतलब ये होता है कि कंपनी अपने आमदनी का एटलीस्ट 2% डिपेंड करता है कितना जो है इस पर कराया जा रहा है, जो है अच्छे कामों पर भी खर्च करे। जैसे आप एनवायरनमेंट खराब करते हो तो हमारे देश में कार्बन क्रेडिट का सिस्टम आया है, जिसमें जो है आप कार्बन क्रेडिट बाय कीजिए, ठीक है, या फिर कार्बन उतना जो है आप उतना रोकिए या उसका पैसा पे कीजिए, ताकि हम एनवायरनमेंट को लेकर के भी काम किया जाए, जैसा कि MC मेहता 2002 का केस है। तो हमारे देश में जो है इस पर भी कंपनियां को पैसा खर्च करना चाहिए और गवर्नमेंट को थोड़ा सा टफ होना चाहिए। बहुत सी कंपनियां की CSR रूल फॉलो ही नहीं करती हैं, ठीक है, उल्टा सीधा फॉलो कर लिया और सब चल रहा है, सब चंगा से, ठीक है। तो ये सब गड़बड़ बात है, प्रॉपर फॉलो होना चाहिए। आगे देखो, नेक्स्ट थिंग है, अब हम देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन मेजर इंडस्ट्री का वर्ल्ड में है कहाँ कहाँ पे। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो मेजर इंडस्ट्री की बात की जाए तो सबसे पहले बात कर देते हैं आयरन और स्टील इंडस्ट्री की। तो आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री होती है, किसी भी देश की बैकबोन होती है आयरन और स्टील इंडस्ट्री। आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो है किसी भी देश की जो है बैकबोन होती है, क्योंकि उसी से जो है जितने भी काम, आप हमें एक बात बता दो, बिना लोहे के आप चला लोगे, बिना स्टील के कुछ चलेगा, कुछ नहीं बनेगा, कुछ नहीं, ठीक है। तो जितनी भी इंडस्ट्री चलती है ना, उनकी बैकबोन है यही होती है। हर चीज़ में जो है आपको लोहा चाहिए, आपको स्टील चाहिए। स्टील दरअसल लोहे से ही बनाया जाता है। मैं आपको बता दूं, जब साइंस एंड टेक पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि मैन्युफैक्चरिंग इसकी कैसे होती है, ठीक है, उसका एक प्रोसेस होता है, ठीक है। स्टील जो है स्टील होती है कि स्टेनलेस स्टील होती है, दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो जितनी भी इंडस्ट्री हैं सबका बैकबोन क्या है, लोहा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर देश में आयरन और स्टील इंडस्ट्री गड़बड़ होगी तो जो है कोई भी इंडस्ट्री चल नहीं पाएगी। सबका बैकबोन यही होता है, ठीक है। तो इनपुट इंडस्ट्री में जो है यहाँ पे क्या चाहिए होता है, यहाँ पे चाहिए होता है, तो आयरन और स्टील इंडस्ट्री में क्या चाहिए, आयरन और स्टील इंडस्ट्री में हमें क्या चाहिए, एक तो हमें चाहिए आयरन ओर, क्या चाहिए, आयरन ओर, तभी तो आयरन मिलेगा ना,
और स्टील अगर हमें बनाना है तो हमें कुछ पिघलाना पड़ेगा, कोयला चाहिए, कोल। लाइमस्टोन चाहिए, लाइमस्टोन का यूज उसमें होता है, ठीक है, जो प्रोसेस होता है आयरन से स्टील और स्टेनलेस स्टील बनाने का, उसमें लाइमस्टोन यूज होता है। और इसके साथ ही में जो है LLCE चाहिए, यानी कि लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए और जगह चाहिए और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए हो। लेकिन मोस्टली जो है हमें आयरन ओर चाहिए होता है, कोयला चाहिए होता है, लाइमस्टोन चाहिए होता है। आयरन इंडस्ट्री के लिए तो हमें सिर्फ आयरन ओर चाहिए, लेकिन स्टील इंडस्ट्री के लिए हमें 2 चीज़ें और चाहिए होती हैं, क्योंकि कोल चाहिए, कोयला, और हमें लाइमस्टोन चाहिए होता है। ये एक प्रोसेस होती है जिसको फॉलो किया जाता है, जिससे आयरन बनता है, स्टील बनती है और स्टेनलेस स्टील बनती है, ठीक है। तो स्टील तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए स्मेल्टिंग क्या होती है। स्मेल्टिंग एक प्रकार का प्रोसेस है जिसमें होता क्या है कि मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है उनके ओर से। ओर बोले तो जैसे आयरन जो है आयरन ओर से निकाला जाता है। जैसे बॉक्साइट जो है, बॉक्साइट इज अ टाइप ऑफ ओर, दैट मीन्स इज ए इम्प्योर सब्सटेंस इन विच यू कैन एक्सट्रैक्ट द एल्युमिनियम, ठीक है। तो एल्युमिनियम किससे निकलता है? ये निकलता है आपका बॉक्साइट से, ठीक है। तो स्मेल्टिंग क्या होती है? स्मेल्टिंग में हम क्या करते हैं, ओर जो होती है उसको गर्म करते हैं एक सर्टेन मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर, बहुत हीट करते हैं और उसके बाद क्या मिलता है, उसके बाद हमें मेटल मिल जाता है। तो इसी को हम कहते हैं स्मेल्टिंग, ठीक है। फिर आगे बात कीजिए, स्पेशल एलॉय हैं स्टील के, वो भी जो है उसी से बनते हैं। स्मॉल अमाउंट में हम उसमें अदर मेटल मिलाते हैं, जैसे स्टील वगैरह जो है उसके जो एलॉय होते हैं ना, वो किससे मिलते हैं, उसमें एल्युमिनियम मिलाते हैं, निकल मिलाते हैं, कॉपर मिलाते हैं, ठीक है। वो जो है इसी से बनते हैं। स्टील वगैरह जो होती है ना, एल्युमिनियम मिलाया जाता है, निकल मिलाया जाता है, कॉपर मिलाया जाता है, एलॉय। अच्छा, स्टील जो है क्यों बनाई जाती है? स्टील का बनाने के पीछे कारण क्या है? स्टील का बनाने के पीछे कारण ये है कि उसमें हार्डनेस आ जाए, मजबूत होती है ना स्टील, और टफनेस आ जाए, मतलब मजबूती, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि लोहा जो है गल जाता है। लोहा कैसा होता है, उसका क्षरण हो जाता है, यानी कि ऐसे कह लीजिए कोरोजन हो जाता है, या कह लीजिए रस्ट हो जाता है, ठीक है। तो उसको रोकने के लिए हम स्टील बनाते हैं, ठीक है। और स्टील जो है उसको हमेशा कहा जाता है बैकबोन ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्री, यानी कि आज के आधुनिक इंडस्ट्री की अगर बात की जाए तो उसकी बैकबोन है स्टील, ठीक है, क्योंकि स्टील बहुत इंपॉर्टेंट होती है। 1800 से पहले, यानी कि 1800 AD से पहले की अगर बात की जाए तो आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो थी वो कहाँ पे थी? वो रॉ मटेरियल के सोर्स पे ही होती थी, मतलब जहाँ रॉ मटेरियल मिल रहा है, और रॉ मटेरियल क्या है स्टील इंडस्ट्री का? आयरन है, लाइमस्टोन है, कोल है, ठीक है। तो यहीं पे होती थी आयरन और स्टील इंडस्ट्री 1800 पहले से, 1800 AD के पहले। पावर सप्लाई जहाँ पे हो, रॉ मटेरियल हो, रनिंग वाटर हो, तो 1800 से पहले कहाँ होती थी? जहाँ पे ये सब मौजूद हो, जिसके पास में हो। और जैसे जैसे इंडस्ट्री इवॉल्व हुई तो लोकेशन जो है शिफ्ट होना स्टार्ट हो गई। कहाँ पे? जहाँ कोयला हो। पहले कोयला नहीं पसंद होती थी, आज कोयला पसंद है। कैनाल्स, नहर बना ली जाती हैं, मान लो रिवर नहीं है, नहर बना लो। रेलवे, यानी कि जो रेल है उसके पास होनी चाहिए ताकि ट्रांसपोर्ट इजीली हो पाए, ताकि बेटर ट्रांसपोर्ट हो पाए। और रेलवे सिर्फ इसलिए थोड़ी ना होती है, रेलवे दूसरा कारण ये भी होता है, रेलवे देखो एक तो ट्रांसपोर्ट में काम तो आई, दूसरा काम ये भी है कि एनर्जी भी रेलवे से मिलती है। आप कहोगे एनर्जी रेलवे से कैसे मिलेगी? अरे कोयला आता है ना उससे लद के, ये चीज़ होती है, ठीक है। 1950 के बाद देखा गया कि स्टील प्रोडक्शन जो है, स्टील प्रोडक्शन में जो है हमें क्या चाहिए? आयरन ओर जो चाहिए वो हमें समुंदर पार से मिलाना पड़ेगा, 7 समुंदर से, ठीक है। तो हमने क्या किया, इंडस्ट्री को लोकेट करना कहाँ स्टार्ट कर दिया? सी पोर्ट के पास, यानी कि जहाँ समुंदर का, जहाँ पे सी पोर्ट का मतलब होता है बंदरगाह हिंदी में, ठीक है। तो वहाँ पे हमने डिप्लॉय करना स्टार्ट कर दिया इंडस्ट्री को। तो आप पैटर्न देख रहे हो, पैटर्न देखिए आप कैसे पैटर्न जो है बदला इंडस्ट्री का, ठीक है। और ठीक है, काम हो गया, आगे बढ़िए। कुछ कंट्री हैं, ठीक है, जिसमें आयरन और स्टील इंडस्ट्री लोकेटेड है, जैसे जर्मनी, US, चाइना, जापान और रसिया, ठीक है। दीज आर कंट्री इन विच द आयरन स्टील इंडस्ट्री लोकेटेड। हमारे भारत में देखिए कहाँ पे जो है स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, भिलाई, ठीक है। तो भिलाई जो जगह है, भिलाई की अगर बात की जाए तो यहाँ पे क्या है? आयरन और स्टील इंडस्ट्री है। और भिलाई की बात की जाए तो ये आपका पड़ता है छत्तीसगढ़ में, ठीक है।
याद कैसे करना है, याद करने का बिल्कुल आसान तरीका मैं बता देता हूँ। छत्तीसगढ़ कैसा एरिया है, ट्राइबल एरिया। अब भिल आपने एक ट्राइब सुनी होगी, भिल, ठीक है, तो भिल ट्राइब और छत्तीसगढ़ ट्राइब वाला है, नक्सलवाड़ी इलाका, ठीक है, जो मूवमेंट हुआ था। तो सीधी सी बात है कि वहाँ पे लेफ्ट रहता है, तो उसको आप ऐसे रिलेट कर लीजिए कि छत्तीसगढ़ मतलब भिल जाति, तो भिलाई, ठीक है, भिलाई ऐसे याद करो। दुर्गापुर देख लो, तो दुर्गापुर जो है, और कौन है गया, बुरनपुर, ठीक है, तो दुर्गापुर, तो दुर्गापुर की अगर बात की जाए तो यहाँ पे भी जो है क्या है दुर्गापुर में भी जो है आपका आयरन और स्टील इंडस्ट्री है, और ये आपका कहाँ पड़ता है, वेस्ट बंगाल में। याद कैसे करना है, बिल्कुल आसान तरीका है। वेस्ट बंगाल में काली माता की पूजा होती है, ठीक है, मोस्टली, और दुर्गा पूजा भी होती है। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे यहाँ पे नवरात्रि 9 दिन की होती है, वहाँ पे 5 दिन की होती है, और जितना सेलिब्रेशन वहाँ पे होता है उतना शायद यहाँ पे नहीं होता है नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। तो वहाँ का पर्व ही यही है, फेस्टिवल ही यही है। तो सीधी सी बात है, आपको याद हो जाना चाहिए, आसान बात है। फिर अगला नाम है क्या है, जमशेदपुर। जमशेदपुर देखो सबको पता है, गली गली के बच्चे को पता है, और ये जो है टाटा का है, ठीक है, जमशेदपुर। और ये कहाँ पे है, झारखंड में। कहाँ पे, झारखंड, झारखंड बोले तो झारखंड हो क्या। अब है अगला जगह है, उसका नाम है बुरनपुर, ठीक है, और ये जो है आपके वेस्ट बंगाल में पड़ता है, बुरनपुर, ठीक है। और इसको याद करने का तरीका क्या है, कुछ निकाल लेना, बना लेना, बंगाल में पड़ता है, बंगाल से याद कर लो, बुरनपुर मतलब बंगाल, ठीक है। अगला है रूरकेला, रूरकेला बोकारो, बोकारो तो जो आपका झारखंड में पड़ता है, ठीक है। और जो आपका रूरकेला है, बोकारो को इसे याद रखोगे, बोकारो झारखंड, बोकारो, ठीक है, तो उसका कोई तरीका बना लेना, झारखंड में पड़ता है, ठीक है। रूरकेला जो है ये आपका कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है। और ये सारी इंडस्ट्री आपको कहाँ मिलेंगी, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। अब एक बात बताओ, ये सब यहीं कहाँ मिल रही हैं, क्वेश्चन मार्क लगाओ। उसके पीछे रीज़न ये है कि ये सारे एरिया डेवलप हैं कहाँ पे। आपको मैंने बताया था कि डीकेन प्लेट नीचे से आई थी, अरे अफ्रीका तरफ से आई थी, वो कौन सी थी, इंडियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट से टकराई थी। नीचे वाला साउथर्न पेनिनसुला अलग पार्ट है, तो वो जब टकराया था ना तो वहाँ पे क्या हुआ, वॉल्केनिज्म हुआ, वो ठंडा हुआ, ठीक है। तो उसी कारणवश क्या हुआ कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये सब वाली बेल्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और देखो भद्रावती, विजयनगर, ये कहाँ पे है, तो कर्नाटक में है। विशाखापट्टनम तो सबको पता है, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। सेलेम, सेलेम है कि क्या है, सलेम, 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 सलेम जो है आपका तमिलनाडु में, ठीक है। ये भी जो है इंपॉर्टेंट स्टील सेंटर है, और ठीक है, हो गया। अब आ जाओ जमशेदपुर में, तो जमशेदपुर जो है 1947 से पहले एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री थी हमारे देश में जो आयरन ओर और स्टील प्लांट के लिए जानी जाती थी, जमशेदपुर में जो है। और इसका नाम पूरा था टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, नाम क्या था, टिस्को, ठीक है। और ये प्राइवेट ऑन थी, ठीक है, मतलब प्राइवेटली जो है कुछ व्यक्तिगत लोगों के द्वारा ऑन की जाती थी। इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने जो है यहाँ पे बहुत सारे जो है आयरन और स्टील प्लांट सेटअप करना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। वहाँ पे कोयले की कमी नहीं है, इसीलिए जो है कोयला वहाँ पे है। टिस्को की अगर बात की जाए, जो ये जमशेदपुर वाली है, ये 1907 में जो है इस्टेब्लिश हुई थी सक्ची के पास, सक्ची जगह है, ठीक है, वहीं पे सक्ची, मैंने कहा है सक्ची, ठीक है, SAKCHI, सक्ची एक जगह है, ठीक है। कौन सी नदियाँ हैं, 2 नदियाँ हैं, सुवर्णरेखा, खरकई, सुवर्णरेखा, खरकई, झारखंड में पड़ती हैं। उसी के पास एक जगह है, नदियों के पास ही होगा, पानी चाहिए ना, सक्ची जगह के पास, झारखंड में। टिस्को इस्टेब्लिश हुई थी, स्टार्ट हुई थी 1907 में, अंग्रेजों के ज़माने में। सक्ची जो है बाद में उसका नाम जमशेदपुर हो गया। तो जमशेदपुर आज जो नाम है ना, वो पहले उसका नाम क्या होता था, सक्ची। ये मेरे हिसाब से जो है साक्षी होगा, ठीक है, उसको जो है सक्ची कर दिया है, ठीक है। ऐसे जो है तुम उड़ीसा तरफ जाओ तो वहाँ की लैंग्वेज में क्या है, प्रदीप, जबकि होता क्या है, प्रदीप, तो उड़ीसा में क्या कहते हैं, प्रदीप, ठीक है। तो ये नाम जो है बदल देते हैं। और तो सक्ची जो है नाम अब क्या है, जमशेदपुर है। टिस्को देखिए, टिस्को जहाँ कहाँ है, तो टिस्को जो का जो सोर्स है वो झरिया है, झरिया कोल्ड फील्ड जो है, ठीक है, वो झरिया आपको पता है। और
ये जितने भी कोल फील्ड हैं, अगर इनको जो मतलब ये जितना भी आयरन वाला इलाका है, लोहा वाला इलाका है, इसको अगर स्टील बनाना है तो इनको क्या चाहिए होगा, लाइमस्टोन चाहिए होगा, डोलोमाइट चाहिए होगा, मैग्नीज चाहिए होगा। वो कहाँ से लेकर आएंगे, तो इनके पास ही है उड़ीसा छत्तीसगढ़, वहाँ से जो है ये लेकर आते हैं ताकि स्टील मैन्युफैक्चर हो पाए। अरे आयरन ऐसे थोड़ा स्टील ऐसे थोड़ा बन जाता है, उसके लिए और भी चीज़ें चाहिए होती हैं। आयरन और तो सिर्फ आयरन के लिए चाहिए, लेकिन स्टील बनानी है तो उसके लिए लाइमस्टोन चाहिए, डोलोमाइट चाहिए, मैग्नीज चाहिए। तो वो कहाँ से लाएंगे, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से लाएंगे। पल्ले पड़ी, आगे बढ़ो। अब हम देखते हैं कुछ लोकेशन आयरन और स्टील इंडस्ट्री की जमशेदपुर में, जैसे पिट्सबर्ग। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टील सिटी है यूएसए में, ठीक है, पिट्सबर्ग। तो यहाँ पे जो है कोयला अवेलेबल है लोकली, ठीक है, क्योंकि आयरन जो माइंस हैं वो कहाँ पे हैं, पिट्सबर्ग से 1500 किलोमीटर दूर है, जिनका नाम है मिनेसोटा, ठीक है। तो मिनेसोटा में आयरन माइन है, वहीं से आयरन आता है। आप कहोगे 1500 किलोमीटर सर है, तो वहाँ पे कोई बेनिफिट होगा, कोई नदी यदि कनेक्ट होगी उससे जो है वाटरवे से आता होगा कुछ, ठीक है। तो पिट्सबर्ग जो है वो अगर बात की जाए तो वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट रूट्स है फॉर शिपिंग और चीपली, समझ गए, वही है, पानी से किया जाता है। तो फेमस ग्रेट वाटर जो लेक है ना, उनका बेनिफिट यहाँ पे होता है 1500 किलोमीटर की डिस्टेंस में। और मिनेसोटा माइन है, याद रखिएगा, पिट्सबर्ग में माइन नहीं है, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ स्टील सिटी है। और ग्रेट लेक की बात की जाए तो ग्रेट लेक में सुपीरियर आती है, हुरान। देखो जब मैंने अमेरिका पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था इसके बारे में। सुपीरियर, हुरान, ओंटारियो, मिशिगन, एरी, ये क्या है, सब ग्रेट लेक्स हैं, समझ गए। तो लेक सुपीरियर जो है लार्जेस्ट है इन सभी में से, ठीक है, नाम ही उसका है सुपीरियर मतलब सर्वश्रेष्ठ। और बात पल्ले पड़ गई। अगली बात करते हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात की जाए तो इसमें क्या होता है, कॉटन, वूल, सिल्क, जूट और फ्लैक्स ये यूज किया जाता है कपड़े बनाने के लिए। फाइबर जो है रॉ मटेरियल होते हैं किसी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की। फाइबर मतलब धागे। नेचुरल फाइबर वूल से लेते हैं, सिल्क से लेते हैं, कॉटन से लेते हैं, लाइनन से लेते हैं, जूट से लेते हैं। जूट इंडस्ट्री कहाँ है, वेस्ट बंगाल। जो मैन मेड फाइबर होते हैं मतलब इंसान भी जो है फाइबर बनाता है, फाइबर मतलब धागे, जैसे नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक, रेयन, दीज आर ऑल मैन मेड फाइबर, ठीक है, मैन मेड मतलब इंसान बनाता है। और 1/3 जो इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसका जो है प्रोडक्शन एक्सपोर्ट होता है। तो भारत जो है काफ़ी इसमें आगे रहता है टेक्सटाइल में। और हमारे यहाँ पे कॉटन जो है बहुत पुराना रहा है इसका सिस्टम। मैं आपको बताऊँ तो ये जो है एंसेंट पीरियड से रहा है कॉटन, समझ रहे हो। तो कॉटन के लिए भारत जाना जाता है और बहुत ही अच्छे क्वालिटी के जो है यहाँ से ब्रिटिशर्स ने खूब लूटा, ठीक है, अच्छा लूटा। 18th सेंचुरी में अगर बात की जाए तो पावर लूम आ चुके थे। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ ना, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ ना, उससे आया पावर लूम, जिसने क्या किया कि डेवलपमेंट जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की थी वो पहले ब्रिटेन में की, अब बाद में अदर वर्ल्ड में हुई जाकर के। सबसे पहले टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है उसका डेवलपमेंट ब्रिटेन में हुआ था। उसके पीछे रीजन ये था कि ब्रिटेन के पास एडवांटेज था उसका। देखो ब्रिटेन और आज उसका नाम क्या है, यूके, इनमें सब में डिफरेंस होता है, ठीक है, ब्रिटेन यूके ये डिफरेंस है। तो और ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा कि टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री थी सबसे पहले कहाँ डेवलप हुई थी, बहुत अच्छे से, क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, औद्योगिक क्रांति हुई। औद्योगिक क्रांति क्यों हुई, क्योंकि उसके बाद फेवरेबल कंडीशन थी। जैसे एक समय कहा जाता था कि ब्रिटेन का सूरज जहाँ से निकलता है और सूरज जहाँ पे अस्त होता है वहाँ पे ब्रिटेन का राज है, ठीक है। तो एक जलवा रहा एक ज़माने में, आज हालांकि कुछ नहीं है। तो मैं बता रहा हूँ कि ये जो है वहाँ पे इसलिए फ्लरिश हुई क्योंकि वहाँ पे जो है उनके पास पावर लूम था, ठीक है। और पावर लूम जिसके पास होगा तो उससे क्या होगा, बढ़िया से जो है उद्योग। अरे तुम कॉटन बना के क्या कर लोगे जब तुम्हारे पास मशीनीकरण नहीं है। मान लो हमारे पास मशीन है, फटाफट बना कर जो एक्सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ से जो कच्चा माल लेके जाते थे कॉटन टेक्सटाइल वगैरह आइनो पौने दामों में। तो मैनचेस्टर और लिवरपूल वहाँ पे 2 जगह पड़ती हैं, वहाँ पे उड़ देते जा करके थे और वहाँ से जो है बना करके फिर हम ही को चिपकाते आके थे। ये थी पॉलिसी उनकी। आगे बात करिए,
फर्स्ट टेक्सटाइल मिल जो है हमारे देश में जो है कहाँ पे इस्टेब्लिश हुई थी? तो देखो मैं आपको सिंपल से बताता हूँ। देखो एंशिएंट पीरियड में हमारे भारत का मैंने क्या बताया था कि जो नॉर्थ इंडिया है, आप सप्त सिंधु वाला रीजन, पंजाब, ठीक है, और गंगा यमुना का दोआब, वो एंशिएंट पीरियड चलता है। मेडिवल पीरियड कहाँ चलता है? तो मेडिवल पीरियड आपका चलता है यमुना वाला, ठीक है। और एंशिएंट और मेडिवल को मिला दो तो दोनों क्या बन जाते हैं? गंगा जमुना दोआब। और जब आप मॉडर्न में आते हो तो मॉडर्न जो है वो आपका कहाँ घूम रहा है? कोलकाता के पास, ठीक है। तो फर्स्ट टेक्सटाइल मिल जो है कंट्री में कहाँ स्टैब्लिश हुई थी? कोलकाता में। जगह का नाम है फोर्ट ग्लोस्टर। 1818 में जो है और ये पहली मिल भारत में खुली थी टेक्सटाइल की, कोलकाता में, और इसका नाम है फोर्ट ग्लोस्टर, ठीक है। और ये बंद हो गई थी कुछ समय बाद, ठीक है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री अगर इंडिया में बात की जाए, ठीक है, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात की जाए तो इंडिया में जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, हांगकांग में भी है, साउथ कोरिया में भी है, जापान में भी है, ताइवान में भी है। मेजर हब जो है आईटी इंडस्ट्री के जो है वो सिलिकॉन वैली है, सेंट्रल कैलिफोर्निया, बेंगलुरु रीजन भारत का। तो भारत का जो सिलिकॉन वैली है वो बेंगलुरु है, क्योंकि वहाँ पे आईटी वाले हैं ना, सब इंजीनियरिंग हब है, इंजीनियर वाले लोग रहते हैं। और चेन्नई हो गई, जैसे आगे बात कर लिए, नोएडा हो गया, ठीक है, वो भी आ जाता है, गुड़ग्राम वगैरह। इंडिया हैज अ, गुड़ग्राम मान लो, गुड़ग्राम, इंडिया हैज अ ग्लोरियस ट्रेडिशन ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूसिंग एक्सेलेंट क्वालिटी कॉटन टेक्सटाइल। यानी कि इंडिया का बहुत पुराना समय रहा है जब इंडिया में जो है बहुत ही अच्छी अच्छी, जैसे कश्मीर की बात कर लीजिए, पश्मीना शॉल कितनी बेहतरीन क्वालिटी है। भारत में इतनी मतलब इतनी क्वालिटी जो है पाई जाती है, ठीक है, अलग अलग वैरायटी। मतलब जैसे तुम देख लो मसलिन, तो मसलिन जो है वो ढाका का है, और ढाका बांग्लादेश की कैपिटल है शायद, ठीक है। तो ढाका में जो है मसलिन पाई जाती है। चीन से मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम किसका आज नाम है, मॉडर्न नाम किसका है? तो ये आंध्र प्रदेश में जगह पड़ती है मसूलीपट्टनम। कई बार आपने मॉडर्न हिस्ट्री में सुना होगा, ठीक है। तो मसूलीपट्टनम जो है वहाँ पे जो है चीन से पाई जाती है, चीन से टाइप की, ठीक है। तो ये हो गया कॉटन। और कैलिकोस, कालीकट में कैलिकोस पाया जाता है। ये भी जो है एक्सीलेंट क्वालिटी कॉटन टेक्सटाइल है। और सबसे बड़ी बात है, बुरहानपुर वेस्ट बंगाल में पाई जाती है गोल्ड रॉट, ठीक है, गोल्ड रॉट। तो ये जो है कॉटन पाई जाती है कहाँ पे? बुरहानपुर। तो वहाँ पे जो है इसकी साड़ियाँ बनती हैं। सूरत और बड़ोदरा में भी ये पाई जाती है गोल्ड रॉट, ठीक है। तो ये वर्ल्ड वाइड जो अपनी क्वालिटी और डिज़ाइन के लिए मानी जाती है। भारत में पहली सक्सेसफुल मैकेनाइज टेक्सटाइल मिल कहाँ हुई थी इस्टेब्लिश? मुंबई में। मैकेनाइज थी ये 1854 में। ये वही साल है जब मुंबई से थाने के बीच में डलहौजी की सरकार में क्या चल रहा है? पहली रेलवे, रिलेट करो इसको, ठीक है। तो वार्म मॉइस्ट क्लाइमेट, ठीक है, और इंपोर्ट करने के लिए मशीनरी, और अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, स्किल्ड लेबर, ये सब जो है रैपिड एक्सपेंशन हुआ इंडस्ट्रियल रीजन का पूरे वर्ल्ड में। भारत शुरुआत में अगर बात की जाए तो इंडस्ट्री सिर्फ महाराष्ट्र और गुजरात में थी, ठीक है। शुरुआत में जो इंडस्ट्री थी महाराष्ट्र और गुजरात में थी। उसके बाद जो है, क्योंकि वहाँ पे गुजरात और महाराष्ट्र में देखो वहाँ की मिट्टी भी है, काली मिट्टी, सपोर्टेड है, ह्यूमिड क्लाइमेट है। लेकिन आज ह्यूमिडिटी जो है वो आर्टिफिशियली बनाई जाती है। रॉ कॉटन जो है, ठीक है, प्योर और नॉन वेट लूजिंग रॉ मटेरियल। तो आज जो है ये अदर पार्ट जो है इंडिया के वहाँ पे भी पहुँच चुका है। कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पुडुचेरी, पानीपत, ये सब इम्पोर्टेंट सेंटर हैं इसके। कोयम्बटूर आपका तमिलनाडु में, कानपुर आपका कानपुर है, चेन्नई आपका तमिलनाडु, अहमदाबाद गुजरात, मुंबई महाराष्ट्र, कोलकाता वेस्ट बंगाल, लुधियाना पंजाब, पुडुचेरी, पानीपत पंजाब, ठीक है। अहमदाबाद पे आ जाओ, अहमदाबाद, ठीक है। तो अहमदाबाद की अगर बात की जाए, देखिए ये जो सिटी है अहमदाबाद, ठीक है, ये अपने इसी काम के लिए जानी जाती है, ठीक है। तो और इसका बहुत ही रिच कल्चर है, ठीक है, अहमदाबाद, और इसको शायद कोई मुसलमान ने जो एस्टेब्लिश किया था। इट इज़ लोकेटेड इन गुजरात ऑन द बैंक्स ऑफ द साबरमती रिवर। तो इसको जो है साबरमती जो नदी है उसके तट पे जो है स्थित है ये, ठीक है। और फर्स्ट मिल जो थी वो यहाँ पे इस्टेब्लिश हुई थी 1859 में। मुंबई में कब हुई थी? 1854 में। और यहाँ कब हो रही है? 1859 में। अहमदाबाद को जो अक्सर कहा जाता है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, तो भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? अहमदाबाद को। अब भारत का नॉर्थ इंडिया का नहीं,
मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? अहमदाबाद को। नॉर्थ इंडिया का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? कानपुर को। ठीक है, ये बात पता होनी चाहिए। तो मैनचेस्टर का मतलब देखो, मैनचेस्टर क्यों, ये वर्ड का मतलब क्या है मैनचेस्टर? अभी मैंने क्या बताया था लेक्चर के बीच में, मैनचेस्टर एक यूके में एक जगह है, ठीक है, पहले जगह एक होती थी, पता नहीं आज है कि नहीं है। तो मैनचेस्टर जो है उसी के कारण है, मतलब वहाँ पे इस मैनचेस्टर जो है ना, काटन वाटन ये सब टेक्सटाइल वगैरह, वो वहाँ पे इंडस्ट्री है, ब्रिटेन या यूके कह लीजिए। लेकिन चूंकि वहाँ पे है तो उसको एक आइडल ले लिया गया। नहीं कहा जाता है कि भारत का समुद्रगुप्त कौन हुआ, मतलब भारत का नेपोलियन कौन हुआ, ऐसे कहा जाता है। तो वही है, मतलब मैनचेस्टर इंडिया का, तो जैसे वहाँ का मैनचेस्टर, ये मैनचेस्टर असली जगह जो वहाँ पे यूके में है, ब्रिटेन में है, ठीक है। पल्ले बड़ी बात। यस सर। आगे देखो, अहमदाबाद जो है वो सिचुएटेड है कॉटन ग्रोइंग एरिया के पास। वहाँ पे रॉ मटेरियल बढ़िया से अवेलेबल है, आइडियल कंडीशन है, स्पिनिंग और वीविंग वगैरह वहाँ पे बढ़िया से है, फ्लैट टेरेन है, ठीक है, ईजी अवेलेबिलिटी है लैंड की, ठीक है। तो मिल वहाँ पे बढ़िया सपोर्टेड है। आगे बात कर लो, गुजरात और महाराष्ट्र की जो डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट हैं, जैसे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये दोनों जो है स्किल्ड और सेमी स्किल्ड, इनके पास लेबर भी है, ठीक है। वेल डेवलप्ड रेलवे नेटवर्क है, जिससे इजी ट्रांसपोर्टेशन हो पाता है और मार्केट को एक्सेस मिल पाता है, क्योंकि मुंबई पोर्ट है जो इंपोर्ट मशीनरी की या एक्सपोर्ट जो है आसानी से कर पाता है। ओसाका एक जगह है, ओसाका, ये जगह जापान में एक जगह है, इसको मैनचेस्टर ऑफ जापान कहते हैं, ओसाका। द एक्सटेंसिव प्लेन अराउंड द ओसाका ensured that the land was easily available for the growth of the cotton mills, ठीक है। तो यहाँ पे इजीली अवेलेबल जो इंश्योर जो लैंड है वो यहाँ पे ओसाका इंडस्ट्री में जो है डेवलप हुई है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री यहाँ पे भी पाई जाती है। वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट है जो वेल सूटेड होता है इसी के लिए, ठीक है, स्पिनिंग और वीविंग के लिए। यहाँ पे एक रिवर है, रिवर योडो। रिवर योडो जो है यहाँ पे सफिशिएंट वाटर प्रोवाइड करती है मिल्स को, लेबर जो है आल्सो अवेलेबल है, और लोकेशन जो है पोर्ट की फैसिलिटेट करती है रॉ मटेरियल का जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट वगैरह। टेक्सटाइल इंडस्ट्री अगर ओसाका की बात की जाए तो मेनली डिपेंड करती है रॉ मटेरियल पे। कॉटन जो है इंपोर्ट किया जाता है इजिप्ट से, और टेक्सटाइल वहाँ प्रोड्यूस होती है। कॉटन ये जापान वाले कहाँ इंपोर्ट करते हैं? इजिप्ट से, इंडिया से, चाइना से, यूएसए से, और फिनिश प्रोडक्ट जो है ये मोस्टली एक्सपोर्ट करते हैं बना करके, हाई क्वालिटी और लो प्राइस में। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो अब हम आ चुके हैं आईटी इंडस्ट्री पे। अब हम किस पे आ चुके हैं? आईटी इंडस्ट्री, ठीक है। देखिए, तो आईटी इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें स्टोरेज होता है, प्रोसेस होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है इंफॉर्मेशन का। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब है कि स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू द आईटी इंडस्ट्री, ठीक है। तो इसका सिलिकॉन वैली क्या पाया जाता है? कैलिफोर्निया यूएसए में जगह पड़ती है, उसको सिलिकॉन वैली ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। सब वहाँ पे इंजीनियर मिलेंगे तुम्हें। फिर इंडिया में कहाँ पे? बेंगलुरु, बता चुके। मेन फैक्टर जो गाइडिंग होते हैं इसके लोकेशन को, देखो ये आईटी इंडस्ट्री ऐसी होती है कि कहीं पे भी बना दो, ठीक है, कहीं पे भी, ठीक है, क्योंकि उसमें तो कंप्यूटर चाहिए होते हैं, कंप्यूटर बस लगाना है, ठीक है, और थोड़ा सा इंजीनियर भी होने चाहिए अच्छे खासे। तो आज दुनिया देखो इन्हीं लोगों से चल ही रही है, ठीक है। आप फेसबुक ले लो, इंस्टाग्राम ले लो, गूगल ले लो, सब प्रोडक्ट इन्हीं के हैं, और कल मतलब दिमाग पे कब्जा है तुम्हारे। बल्कि जो तो मेन फैक्टर क्या होते हैं आईटी इंडस्ट्री के लिए? मेन फैक्टर होते हैं कि रिसोर्स अवेलेबल होने चाहिए, ठीक है। कब पता चला कंप्यूटर ही नहीं है, फिर तुम बना रहे हो ऐसे बैठ के चला रहे हो, कड़ कर रहे हो, तो कैसे काम बनेगा? कंप्यूटर होने चाहिए, पावरफुल कंप्यूटर होने चाहिए, सुपर कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर, ठीक है, तब मज़ा आती है चलाने में। तो मेन फैक्टर जो है इसमें लोकेशन के क्या है? अवेलेबिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। पता चला इंटरनेट ही नहीं है, कैसे काम बनेगा? अगर इंटरनेट ही नहीं दोगे तो ज़िंदगी चलेगी कैसे, ठीक है। मेजर हब जो आईटी इंडस्ट्री के हैं वो सिलिकॉन वैली है, कैलिफोर्निया में पड़ता है, बेंगलुरु इंडिया में पड़ता है। इमर्जिंग इंडस्ट्री जो है उनको हम कहते हैं सनराइज इंडस्ट्री। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैसी है? इमर्जिंग इंडस्ट्री है। इमर्जिंग इंडस्ट्री मतलब भविष्य में इसकी बहुत कीमत है, इतनी बड़ी इकोनॉमी बनेगी जाकर आईटी इंडस्ट्री से, ठीक है। जितना एआई, बिग डेटा प्लेटफॉर्म, बिग डेटा एनालिसिस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये सब जो है क्या बनाएंगे जाकर के? बिग डेटा इंडस्ट्री। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जब मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा एआई क्या होती है, जितनी भी टेक्नोलॉजी होती है, सारी टेक्नोलॉजी एक भी नहीं छूटेगी, ठीक है। आगे देखिए, तो इमर्जिंग इंडस्ट्री समझिएगा, जिसको सनराइज इंडस्ट्री कहते हैं। सनराइज इंडस्ट्री मतलब जिसका भविष्य है, फ्यूचर। बेंगलुरु की अगर बात करें तो बेंगलुरु कहाँ पे है? डेक्कन प्लेट्यू में, कर्नाटक में, ठीक है। इसको सिलिकॉन प्लेट्यू भी कहा जाता है, सिलिकॉन प्लेट्यू। अच्छा, सिलिकॉन का है, देखो सिलिकॉन एक ऐसी चिप, सिलिकॉन से ही चिपें बनती हैं जो मोबाइल में पलती हैं, तो इसलिए सिलिकॉन हर जगह मिल रहा है। और सिटी अपने किस लिए जानी जाती है? मिल्ड क्लाइमेट जो है यहाँ पे रहता है थ्रू आउट,
बेंगलुरु में क्या होता है, बहुत चिपचिपापन रहता है। बेंगलुरु कभी आप जाइए तो वहाँ पे क्या रहता है कि क्लाइमेट ऐसा होता है कि वहाँ पे पानी कब बरस जाए कोई पता ही नहीं है, और बहुत ही ह्यूमिड कंडीशन रहती है बेंगलुरु में। क्लाइमेट हमेशा गीला गीला टाइप का रहता है बेंगलुरु में, चिपचिपाहट टाइप की। तो ये बेंगलुरु का कंडीशन है। डीकेन प्लेट्यू में पाया जाता है। सिलिकॉन वैली जो है वो हो गया अमेरिका की जो सिलिकॉन वैली है वो सेंटा क्लैरा वैली का पार्ट है, और जो कि जो है नेक्स्ट टू लोकेटेड है रॉकी माउंटेन जो नॉर्थ अमेरिका के पड़ते हैं। और जो सिलिकॉन वैली है वो टेम्परेट क्लाइमेट है वहाँ पे, और टेम्परेचर वहाँ पे ड्रॉप कर जाता है 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे भी कभी कभी। और अदर इमर्जिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हब है वहाँ पे। मेट्रोपॉलिटन सेंटर, अगर इंडिया की मेट्रोपॉलिटन सेंटर की बात की जाए तो इंडिया के मेट्रोपॉलिटन सेंटर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो हब है भारत में, उसके नाम है मुंबई, न्यू दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, और अदर इंपॉर्टेंट सेंटर है उनके नाम है गुड़गांव, पुणे, तिरुवनंतपुरम, कोची, चंडीगढ़। ठीक है, तो ये आपका इंडस्ट्री वाला चैप्टर समाप्त हुआ। अब थोड़ी सी कुछ नई बातें हैं वो अगर देख लें, अगर जो है थोड़ा सा इंडस्ट्री के बारे में, ठीक है, जो एक जगह से मैं और चोरी कर लाया हूँ कुछ, ठीक है, तो देख लीजिए। हालांकि ये तो सब मैं बता ही चुका हूँ, ठीक है। पेट्रोकेमिकल के बारे में बात नहीं की, तो पेट्रोकेमिकल के बारे में बात कर लो। पेट्रोकेमिकल जो है प्लास्टिक की, फर्टिलाइज़र में, फाइबर में, रबड़ इंडस्ट्री में पेट्रोकेमिकल का बहुत यूज होता है। ठीक है, ये जगह कहाँ कहाँ पे हैं, तो इस पेट्रोकेमिकल की जो की लोकेशन है, ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं। तो मिडिल ईस्ट जैसे जुबैल हो गया, रुबाइल्स हो गया, और जो है यूएस की गल्फ कोस्ट जैसे टेक्सास हो गया, लुइसानिया जैसे सिटी हो गया, मिडिल ईस्ट और यूएस की गल्फ कोस्ट, चाइना, साउथ कोरिया, यूरोप, ये सब किस लिए जाने जाते हैं? पेट्रोकेमिकल्स के लिए। और पेट्रोकेमिकल्स किस लिए इंपॉर्टेंट होते हैं? प्लास्टिक के लिए, फर्टिलाइजर के लिए, फाइबर के लिए, रबड़ के लिए। ठीक है, और इसमें किस चीज़ को प्रेफर किया जाता है? चीप फीड स्टॉक होना चाहिए, क्रूड ऑयल वगैरह जो है सस्ता मिलना चाहिए, एथेन वगैरह, नेफ्ता वगैरह, और रिफाइनरी के पास होना चाहिए। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री वहीं पे होती है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री वहीं पे होती है जहाँ पे चीप फीड स्टॉक मिल जाए, जैसे क्रूड ऑयल, एथेन या नेफ्ता, तो वहीं पे पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री होगी। पेट्रोकेमिकल इसी से निकलता है। और जहाँ पे पोर्ट हो, आसानी से रिफाइनरी हो, क्रूड ऑयल को रिफाइन करना पड़ता है ना, एनर्जी की कॉस्ट सही हो, तो वहीं पे पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री होंगी। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, इसे नहीं डेवलप हो जाती है। ठीक है, प्राइस की वोलेटिलिटी रहती है कई बार क्रूड ऑयल में। प्लास्टिक वेस्ट जो है उसका प्रेशर रहता है, एनवायरनमेंट को लेकर प्लास्टिक को रोकने का हम काम करते हैं, ये बनाने का काम कर रहे हैं। डिकार्बोनाइजेशन और जियोपॉलिटिकल जो टेंशन रहती है पूरी दुनिया में, मिडिल ईस्ट में खासकर जो ईरान इराक बाहर, तो ये सब प्रभावित होता है इससे। फिर है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात की जाए तो इसमें आती हैं आपके ड्रग्स, वैक्सीन, बायोटेक और हेल्थ केयर सिस्टम। ठीक है, तो ये सब फार्मास्यूटिकल। अच्छा, इनकी लोकेशन कहाँ है? तो यूएस में एक जगह पड़ती है बोस्टन, सैन फ्रांसिस्को। स्विट्जरलैंड में जगह पड़ती है बेसल। बेसल नाम आपको इकोनॉमी पढ़ाएंगे। जर्मनी, यूके, इंडिया में हैदराबाद और चेन्नई इसके लिए जाने जाते हैं। अहमदाबाद भी जाना जाता है। चाइना में संघाई। यहाँ पे आपको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री अगर आपको खोलनी है तो आपको चाहिए स्किल्ड वर्कफोर्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम चाहिए। दवाएं तभी बना पाओगे, इसे नहीं बना पाओगे। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए जो है आपको आईपी रजिस्ट्रेशन भी कराना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए उसका प्रोसेस क्या होता है। पता चला बनाई तुमने और रजिस्ट्रेशन किसी और ने करा लिया, पेटेंट किसी और ने करा लिया। रेगुलेशन चाहिए होती टाइट। ठीक है, लो कॉस्ट लेबर चाहिए होता है जेनरिक्स को बनाने के लिए। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री आप समझ गए। इसमें हाई रिसर्च एंड डेवलपमेंट कास्ट आती है। रेगुलेशन सप्लाई चेन की जो है होनी चाहिए। जैसे मोनोपोली जो है चाइना की है, चाइना से हम कच्चा माल मंगाते हैं, फार्मास्यूटिकल हम बनाते हैं। ठीक है, हम जेनेरिक दवाएं बहुत सस्ती वर्ल्ड को देते हैं, बहुत सस्ती दवाएं देते हैं। भारत इसीलिए जाना जाता है। तो हम भारत क्या करता है कि चाइना से कच्चा माल मंगाता है और भारत पूरी दुनिया को बेचता है सस्ते दामों में। ठीक है, हालांकि चाइना का जो है इसमें बहुत दबदबा है। ठीक है, फार्मास्यूटिकल सेंटर में। और अब बात कर लीजिए किसकी? हैवी इंडस्ट्री की। हैवी इंडस्ट्री का मतलब होता है मशीनरी, शिप बिल्डिंग, एरोस्पेस इंडस्ट्री। तो अब हम बात करेंगे हैवी इंडस्ट्री। तो हैवी इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, इसको भी देख लीजिए लगे हाथों। इसमें क्या होती है कि जो कैपिटल गुड्स होती हैं, ठीक है, कैपिटल गुड्स का मतलब होता है जो फाइनल प्रोडक्ट है, मतलब ठीक है, उसका जो है फर्दर यूज नहीं होने वाला है। जैसे शिप्स, एयरक्राफ्ट, यूपीसी का क्वेश्चन है ये, इसलिए मैं बता रहा हूँ, समझ रहे हो। तो कैपिटल गुड्स में जो है शिप्स आते हैं, आपके एयरक्राफ्ट आते हैं, टर्बाइंस आते हैं, लोकोमोटिव्स आते हैं, मशीनरी आती हैं। तो ये सब किस में बनते हैं? हैवी इंडस्ट्री में।
लोकेशन क्या है, तो जर्मनी है, इटली है, जापान है, कोरिया है, चाइना है, जापान है, ठीक है। तो ये सब किस लिए जाने जाते हैं, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। देखो मशीन जो टूल है ना वो बनते हैं जर्मनी और इटली में। जापान में बनता है जापान में जो है मित्सुबिशी, ठीक है। तो मित्सुबिशी जो है, इसको देख लेते हैं, मित्सुबिशी, ठीक है। तो मित्सुबिशी एक कंपनी है, ठीक है, इसका नाम है ठीक है। तो मैं क्या बात कर रहा था, तो मित्सुबिशी जो है कंपनी है, कोरिया, चाइना और जापान जो है वो शिपयार्ड के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। और सिएटल ये जो है एरोस्पेस के लिए। यहाँ पे ज़रूरत क्या होती है, स्किल्ड इंजीनियर चाहिए होते हैं, इंडस्ट्रियल बेस चाहिए होता है, डिफेंस की डिमांड होनी चाहिए। पता चला हैवी इंडस्ट्री तो बना रहे हो, डिमांड ही नहीं है। कोस्टल एक्सेस शिप बिल्डिंग का होना चाहिए, समझ रहे हो, कोस्टल एक्सेस भी होना चाहिए। शिप बनाना है ना, तो शिप बनाने के लिए क्या चाहिए, कोस्टल एक्सेस चाहिए शिप बिल्डिंग के लिए। हाई कास्ट यहाँ पे होती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ें बना रहे हो तो कास्ट ज़्यादा आएगी। और जियो पोलिटिकल एक प्रेशर रहता है, क्योंकि ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो इसमें पॉलिटिक्स एक बड़ा रोल प्ले करती है कि कौन किससे क्या मंगा रहा है। नेक्स्ट थिंग की हम बात करते हैं, अगला बात है क्या, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। ये चिप जो बनती है ना मोबाइल में, सेमीकंडक्टर वाली, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, एआई, ऑटो, डिफेंस के सेक्टर में, नेशनल सिक्योरिटी के लिए सेमीकंडक्टर बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है। पूरा उन्हीं से सब सिस्टम प्रोसेसिंग के लिए जो चिप्स होती हैं, चिप की अगर तुम्हें महिमा नहीं पता है तो महिमा पता होनी चाहिए। चिप आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रनिंग एनी कंप्यूटर, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं चिप, और इससे सेमीकंडक्टर इनको कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। मैं बता रहा हूँ हर चीज़ में सेमीकंडक्टर चाहिए होता है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में। इसके हब क्या हैं, ताइवान है, साउथ कोरिया है, यूएस है, जर्मनी है, नीदरलैंड है, ठीक है, समझिए। इसमें हाई रिसर्च एंड डेवलपमेंट लगता है, चिप ऐसे नहीं बन जाती है। और जियो पॉलिटिकल प्रेशर तो रहता ही है, चाइना देखो ताइवान पे कब्जा रहता है क्योंकि सेमीकंडक्टर उसके पास है, ठीक है। और अमेरिका को भी चाइना झुका देता है इसी के दम पे। अगला है टूरिज्म इंडस्ट्री। इसमें क्या होता है, तो इसमें ट्रैवल सर्विसेज होती हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट, होटल, एंटरटेनमेंट पर्पज, ठीक है। इसके हब क्या हैं, तो फ्रांस हो गया, स्पेन हो गया, और यूएस हो गया, टर्की हो गया, इटली हो गया, मैक्सिको हो गया, जापान हो गया, और आसियान कंट्री जो है उनके बीच हो गए, दुबई हो गया, कैरिबियन हो गया, आइलैंड, ये सब जो है क्या है, टूरिज्म सेक्टर है। इसमें स्विट्जरलैंड को शामिल ही नहीं किया, तो ये सब जो है क्या है, टूरिज्म सेक्टर। सीधी सी बात है, टूरिज्म को सबसे बड़ी चीज़ ज़रूरत होती है, क्लाइमेट, नेचुरल चाहिए होता है, समझ रहे हो, तुम खुद से नहीं क्रिएट कर पाओगे। और इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, कनेक्टिविटी हो, पता चला तुम जो है पहाड़ पे गए, पता चला कनेक्टिविटी नहीं है, गोली चली गई, तो ये चीज़ है। पहाड़ मतलब सुरक्षा होनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, तब टूरिज्म फलता है, और क्लाइमेट अच्छा होना चाहिए। अगला है, नेक्स्ट है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, नहीं ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री जो है उसी कर ले, तो कार आती है, ट्रक आते हैं, पार्ट्स आते हैं इन सब चीज़ों के, और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट इंडस्ट्री इसको जाना जाता है। जैसे जैसे में ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में आते हैं चाइना, चाइना के बाद यूएस, चाइना में जगह है जैसे शेंजन हो गई, संघाई हो गई, ग्वांगझोऊ हो गई, यूएसए में जगह है डेट्रॉइट, टेंसन, जर्मनी में जगह है वोल्फ्सबर्ग, स्टटगार्ट, जापान, कोरिया, मैक्सिको, चेन्नई, sao paulo कहाँ पड़ता है, ब्राज़ील में। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को स्टील की सप्लाई कंटिन्यू चाहिए होती है, मार्केट का साइज अच्छा खासा होना चाहिए, पता चला हम कार बना रहे कोई खरीद ही नहीं रहा, लॉजिस्टिक चाहिए होता है, ठीक है। लेकिन आज समस्या इसमें चैलेंज क्या है, चैलेंज इसमें ये है कि आज इलेक्ट्रिक व्हीकल आ चुके हैं, तो अब धीरे धीरे इंडस्ट्री ख़त्म हो रही है, और ठीक है अब ईवी की हो जाएगा। अगली इंडस्ट्री है जिसका नाम है, क्या नाम है, अगली इंडस्ट्री है जिसका नाम है, नेक्स्ट इंडस्ट्री का नाम है केमिकल इंडस्ट्री। तो केमिकल इंडस्ट्री जो है ये इंडस्ट्री, इसमें क्या होता है, इसमें केमिकल बनाए जाते हैं, ठीक है। और इसके हब क्या है, यूएस है, यूएस का टेक्सास सिटी, चाइना का हुइजोउ, जर्मनी का लुडविग्सहैफेन, और जो जापान हो गया, इंडिया हो गया। इसमें क्या चाहिए होता है, इसमें हमें फीड स्टॉक चाहिए, उसकी प्रॉक्सिमिटी होनी चाहिए, पता चला कच्चा माल ही नहीं मिल रहा है, प्रॉक्सिमिटी होनी चाहिए, स्किल्ड केमिस्ट होने चाहिए, मतलब पढ़े लिखे वो लोग होने चाहिए, ऐसा नहीं कुछ भी चलाया है मुँह उठा करके, ठीक है। ये चीज़ है। अब चूँकि ग्रीन ट्रांजिशन हो रहा है, ग्रीन ट्रांजिशन की बात हो रही है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन और क्लाइमेट चेंज यूएनएफसीसी को लेकर के, तो अब केमिकल पे जो है रोक लगाम लगने की तैयारी हो रही है, तो इसलिए जो है केमिकल इंडस्ट्री भी खतरे में है,
अब हम बात कर लेते हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मतलब आलू से सोना बना देना या आलू से चिप्स बना देना, दैट इज फूड का। चिंकी पिंकी, चिंकी पिंकी। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में जो है ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को जो है पैकेज फूड में जो है बनवा देता है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट किस में बन जाते हैं, पैकेज फूड में, ठीक है, या ड्रिंक में। इसके लोकेशन क्या क्या हैं? देखो पहली बात तो इनको रॉ मटेरियल चाहिए होगा, प्रॉपर प्रॉक्सिमिटी उसके पास होनी चाहिए। पता चला आलू नहीं मिल रहा, चिप्स का बनाओगे। कोल्ड चेन चाहिए होती है क्योंकि ये चीज़ें सब खराब जल्दी होती है प्रोसेसिंग वाली। यूपीएससी का मेंस में क्वेश्चन है बेटा यही, समझ रहे हो? जो ये फूड प्रोडक्ट जो चल रहे हैं देख लो जा करके, जो ये आजकल तला भुना खाया जा रहा है। कोल्ड चेन, वाटर, मार्केट, ठीक है, ये सब इनके लोकेशन फैक्टर हैं। इसके इलाके हैं मिड वेस्ट यूएसए, यूरोपीय यूनियन, डेयरी बेल्ट जो पाई जाती है ब्राज़ील, अर्जेंटीना मीट के लिए जाना जाता है, इंडोनेशिया पाम ऑयल के लिए, इंडिया जो है टी के लिए, शुगर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट और फाइनल एनर्जी है, अंतिम एनर्जी का अंतिम सेक्टर है इंडस्ट्री है, उसका नाम है रिन्यूएबल एनर्जी। इसमें सोलर आती है, विंड आती है, हाइड्रो आती है, बैटरी आती हैं, और ये सब ग्रीन ट्रांजिशन के लिए बहुत ज़रूरी है। आज इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो इसमें जो है आपकी जगह है चाइना, यूरोपीय यूनियन। चाइना जाना जाता है सोलर मॉड्यूल के लिए, ईयू जाना जाता है विंड के लिए, यूएस इंडिया जाने जाते हैं सोलर के लिए, चाइना ब्राज़ील जाना जाता है हाइड्रो के लिए, चाइना कोरिया यूएसए जाना जाता है बैटरी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इस इंडस्ट्री को फल में फूलने के लिए क्या चाहिए होता है? रेयर अर्थ मिनरल चाहिए होंगे, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी होते हैं इस इंडस्ट्री के लिए, और यही दोस्तों है। बाकी चलिए जो है, आई होप कल के चैप्टर और आज के चैप्टर से इंडस्ट्री का आपका पूरा खेल एकदम स्पष्ट हो चुका होगा, क्लियर लाइन। धन्यवाद, बाय दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब के लिए भेजा करो, प्रेस कर लीजिएगा। ऐसे लेक्चर आपको पूरे यूट्यूब के इतिहास में कहीं नहीं मिलेंगे। धन्यवाद।